सबका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे एक्सीलेंस ट्यूशन पे। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं मोस्ट कॉमन टॉपिक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, टाइफाइड फीवर। मोस्ट कॉमन इसलिए मैंने ऐसे बोला कि टाइफाइड अगर हम देखें, आप अपने आजू बाजू देखोगे, अपने क्लास में देखोगे, अपने नाइबर्स में देखोगे, अपने एरिया मोहल्ले में देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं हर समय कोई ना कोई पेशेंट आपको टाइफाइड फीवर का देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए आज के समय की, तो आज का समय अभी जैसे हम देख रहे हैं कि विंटर्स चालू हो चुके हैं और इसी समय ये टाइफाइड फीवर का भी पीक हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके साइड सिम्टम्स क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका, अगर नर्सिंग की बात करूं, हमारी एक्सीलेंस ट्यूशन ओनली बेसिस फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि जीएनएम के हैं, बीएससी के हैं, पैरामेडिकल्स के हैं और वो सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो डेली किसी ना किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस की। उसमें से हमारे मोस्ट कॉमन टाइप आता है टाइफाइड फीवर। तो शुरू करते हैं हम टाइफाइड फीवर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में बोलते हैं द टर्म, इसी को हम बोलते हैं एंट्रिक फीवर। अगर आप के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एंट्रिक फीवर, तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंट्रिक फीवर का ही मतलब सेकंड नेम है टाइफाइड फीवर। तो एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से ही स्प्रेड हो रहा है? सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण से ही एक पर्सन को टाइफाइड हो जाता है। अब अगर अब बात की जाए कि ये बैक्टीरिया किस पे मिलेगा, हम तो अपने नेकेड आंखों से देख नहीं सकते। जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के यूज करते हैं ताकि हम उसके अंदर इन्फेक्शन क्या है, बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगाई है तो जो हुआ है, वो सारी चीजों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लैब्स का यूज करते हैं, ब्लड टेस्ट लेबोरेटरीज का यूज करते हैं। तो उस समय हमारे ब्लड में उस जो भी टेस्ट कर रहा है उसको मिलेगा सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया, जो कि डायरेक्ट कॉज करेगा टाइफाइड फीवर। अगर हम बात करें आज के समय में, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिलीशियस लोगों को लगता है फास्ट फूड। फास्ट फूड के बारे में अगर मैं बोलूं तो आप सब जानते हैं फास्ट फूड में क्या सारी चीजें आती हैं। शाम को निकलिए, दिन में निकलिए, चौराहे में जाइए, मॉल में जाइए, रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड तक हर जगह आपको फास्ट फूड देखने को मिल जाएगा। मोस्ट कॉमन आपको मिलेगा पानी पूरी के ठेले, टिकिया, चाउमीन, चाट और भी कई सारी चीजें आपको जो सड़क में मिल रही हैं वो सब कहलाएंगे फास्ट, स्पेशली बर्गर, मोमोज, ये सारी चीजें फास्ट फूड कहलाती हैं। और इसका कॉजेस होने का कारण भी टाइफाइड फीवर का मेन कारण होता है जब हम वो फूड को खाते हैं, जिसके कारण से हमें टाइफाइड फीवर होता है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो फास्ट फूड के कारण से कैसे हमें टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। Typhoid fever is an acute illness associated with fever caused by the Salmonella typhi bacteria and Salmonella paratyphi bacteria। अगर टाइप फीवर की बात करें तो जब हमें टाइफाइड होगा तो हमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले हमें फीवर ही आता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है कि अगर कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में इंटर होता है, चाहे वो हमारे माउथ से हो, चाहे वो हमारे स्किन से हो, चाहे वो हमारे ओरिफिस से हो, जहां से भी इंटर करेगा हमको फीवर एक सिम्टम्स आता ही आता है। फीवर हमें थोड़ा समय के लिए क्यों ना हो और चाहे लंबे समय के लिए क्यों ना हो, वो बताता है कि अभी भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन टाइफाइड फीवर में फीवर नॉर्मल नहीं रहता है, पहले कुछ दिन लो रहेगा और उसके बाद ये हाई ग्रेड पहुंच जाएगा। और हाई ग्रेड की बात करूं तो ये 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्टिमम लेवल इसका 104 तक का बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। उस समय एक पेशेंट को बहुत ज्यादा शिवरिंग होगी,
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी और वो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होंगी और बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को हम आगे देखेंगे सारे सिम्टम्स में। बट डेफिनेशन की बात करें तो एक एक्यूट इलनेस है जो फीवर के साथ एसोसिएट होती है, जिसका केवल कारण होता है सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया या फिर दूसरा बैक्टीरिया का नाम है एस पैराटाइफाई। तो एस मीन्स सल्मोनेला, पैरा मीन्स पैरासाइटिक, टाइफाइड बैक्टीरिया, ये दोनों ही बैक्टीरिया लीड करते हैं टाइफाइड फीवर को। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही जनरल नॉलेज के हिसाब से जनरल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो आपको इजिली आप पेशेंट को बता सकते हैं, इजिली आप कहीं पर हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं और आप खुद भी इस डिसीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉजेस। मोस्ट कॉमन कॉज है इसका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इन्हीं दो चीजों से ही हमारे को सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा। पहला है आपका कंटामिनेटेड फूड और दूसरा है आपका कंटामिनेटेड वाटर, प्रदूषित पानी और साथ ही साथ प्रदूषित खाना। तो जो मैंने आपको बात की थी फास्ट फूड, आप सब जानते हैं रियलिटी फास्ट फूड की क्या है, कितनी हाइजीन मेंटेन की जाती है, कितना प्रिकॉशन फूड सेफ्टी को बनाने के लिए किया जाता है और कितनी अच्छे से डिलीवर किया जाता है, ये सब आपको पता है। जहां आप खड़े हैं वहीं पर कूड़ा पड़ा है, वहीं पर नाला जा रहा है, वहीं पर कोई थूक रहा है, जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि गंदे हैं, कितने समय से उसने वो मसाला बना के रखा है, क्या करके रखा है, ये सब हमें कुछ नहीं पता होता है। बस हम जाते हैं, पैसा देते हैं और खाते हैं, और जब खाते हैं फिर घर आते हैं। घर आने के बाद रात में बोलते हैं पेट गुड़गुड़ा रहा है, फिर बोलते हैं सुबह फीवर से लग रहा है, फिर बोलते हैं हेडेक सा हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब है सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया, जिसका कारण था कंटामिनेटेड फूड को खाना। जो आपने फास्ट फूड खाया भले डिलीशियस क्यों ना हो, लेकिन वो आपको बीमारी जरूर दे गया। दूसरा कंटामिनेटेड वाटर, हम कई बार ट्रेवल करते हैं, कई बार हम पानी कैरी नहीं करके रखते, वाटर अपने साथ बॉटल नहीं रखते, कहीं से भी पानी पी लेते हैं। ठीक है, प्यास लगी तो पीना ही है पीना, लेकिन उस पानी को भी हमको थोड़ा देखना है जिस जार में आप पी रहे हो। कई बार देखते हैं हम कहीं भी आप खाने के लिए खड़े हो, एक ही डब्बा रख दिया है, एक ही मग्गा रख दिया है, उसपे कोई भी आकर के हाथ डाल रहा है, कोई मुंह लगा के पी रहा है, कोई उसपे पत्थर गिरा है, कोई कीड़े गिरे हैं, वो सब हम नहीं देखते, बस जाते हैं, निकालते हैं, पीते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है वो ही कारण हो आपको टाइफाइड होने का। तो दो मेन कारण थे इसके, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है पुअर सैनिटाइजेशन, पुअर सैनिटेशन। ये आज के समय में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि लोग घर बना लेते हैं, लोग हर चीज कर लेते हैं, लेकिन सैनिटेशन की बात की जाए तो घर के जो एंट्रेंस है वहीं से बड़ा सा नाला निकाल दिया है, नाला का पानी बह रहा है, उस पे कुत्ता है, उस पे जानवर गिरा पड़ा है, उस पे कचरा रुका हुआ, उससे गंध आ रही है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा घर अच्छा होना चाहिए, लेकिन बाहर का वातावरण कैसा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, भले हमारे कारण ही वो क्यों ना हो। इसलिए टाइफाइड फीवर का तीसरा मेन इंपॉर्टेंट कारण है पुअर सैनिटेशन। अगर हमारा सैनिटेशन अच्छा हो जाएगा, क्लीनिनेस हो जाएगी, तो हमें किसी प्रकार का टाइफाइड सैनिटेशन के कारण से तो नहीं होगा। उस समय फिर अगर होगा भी तो वो कंटामिनेटेड फूड, जो फास्ट फूड आप बहुत अच्छे तरीके से खाते हो, दूसरा कंटामिनेटेड वाटर। तो ये थे इसके कॉजेस। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं बताऊंगा। सबसे पहला है रोज स्पॉट रैशेस। अब ये रोज स्पॉट रैशेस क्या होते हैं? रैशेस तो पता है आपको कि स्किन में चकत्ते पड़ जाते हैं, लेकिन ये रोज स्पॉट क्या होता है? आप अभी देखेंगे, एक फोटो आपके पास आएगी, उस पर आप देखेंगे कि रेड स्पॉट होता क्या है, रैशेस। ये स्पेशली दो ही जगह आपको देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा एब्डोमेन में, दूसरा मिलेगा बैक में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर उसका टाइफाइड फीवर उसको क्रोनिक सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गया है, फीवर और उसके बॉडी में कंटिन्यूटी में चला ही रहा है, सुबह भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है, रात में भी हल्का फीवर रह रहा है, साथ ही साथ उसको डायरिया भी होने लगा, उसको हेडेक भी होने लगा, तो उसको रोज स्पॉट रैशेस भी देखने को जरूर मिलेंगे। भले कुछ हो, 4-5 रैशेस हो या फिर 8-10 रैशेस हो एब्डोमेन में और ये पूरा बैक में।
दूसरा सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा हाई ग्रेड फीवर। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फीवर एसोसिएटेड डिसीज है। फीवर एसोसिएटेड डिसीज मतलब ये इंफेक्शन लगेगा तो आपको फीवर आना ही आना है, चाहे लो ग्रेड का हो चाहे हाई ग्रेड का हो। तो इस पे सिम्टम लो से हाई जाता चला जाएगा। फीवर आज हो सकता है आपका 99 डिग्री हो, तो अगर रात में होगा तो 100 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। डिपेंड ऑन कि आपने क्या कितना गंदा खाया है और कितना गंदा पानी पिया है। नेक्स्ट आता है डायरिया। डायरिया अगर आपको होने लगा तो समझिए कि आपका टाइफाइड फीवर जो एक्यूट कंडीशन में था अब वो पहुंच गया क्रोनिक कंडीशन में। अब आपका स्टमक में भी प्रॉब्लम होने लगी, जो कि आपको डायरिया के एपिसोड हो रहे हो। डायरिया एक दो बार नहीं होगा, कम से कम 4 बार, 5 बार, 6 बार आपको डायरिया कंटिन्यू होता रहेगा। आप बोलोगे मैं तो कुछ खा भी नहीं रहा हूं। नहीं खा रहे हो कोई बात नहीं, आज नहीं खा रहे हो ना, लेकिन जो तुमने कल खाया था, जो तुमने परसों खाया था, जो तुमने 3 दिन पहले खाया था, वो उसके कारण से आज आपको फिर डायरिया हो रहा है। नेक्स्ट आता है हेडेक। हेडेक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है। आपका सर दर्द देगा, इधर साइड बैक साइड पोर्शन में आपको हेडेक होगा। सर पेन, आपको बॉडी पेन होगा, मसल पेन हो सकता है, एंजाइटी फील हो सकती है, और लास्ट आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि आपने जो खाया है वो आपको आपकी बॉडी क्या करेगी, फ्लश आउट करेगी। वॉमिटिंग हमारी बॉडी क्या करती है, फ्लश आउट करती है, बाहर निकालती है। जब हमारी बॉडी उस खाने को अंदर एडॉप्ट नहीं रख नहीं पाती तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसे क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, और उसका रूप होता है वॉमिटिंग। तो ये हमारे सिम्टम्स थे, रोज स्पॉट रैशेस, हाई ग्रेड फीवर, डायरिया, हेडेक, पेन एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ ही साथ इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होता है, और इसके साथ हम मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, नर्सिंग की बात करें, नोट्स की बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो वो भी हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जैसे आपने देखा साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखा था कि पेशेंट को डायरिया होगा, रोज स्पॉट होगा, हेडेक होगा। वैसे ही अब हम आगे देखेंगे कि टाइफाइड फीवर में क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें करने हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हमें करना है, ताकि हम पता लगा सकें कि पर्सन को टाइफाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग। जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उससे पूछना है आपको कि तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो। साथ ही साथ टाइफाइड की हिस्ट्री कैसे ली जाएगी, हमें साफ साफ उससे पूछना है कि रात में क्या खाया, सुबह क्या खाया, आज कल, जितना वो आपको बता सकता है। आज का बता दे वो भी ठीक, कल का बता दे, पुराना बता दे तो भी ठीक। आपको उससे पूछना है क्या क्या तुमने खाया, पानी भी पिया तो कौन सा पानी पीते हो। साथ ही साथ उससे ये भी पूछना है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास तो नहीं गए थे, क्योंकि टाइफाइड फीवर कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड होता है। नेक्स्ट हमें टेस्ट करना है सीबीसी। ये सब आप जानते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी टेस्ट करने से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी कि पेशेंट का प्लेटलेट्स कितना है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसीज कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, और साथ ही साथ हमारा उसमें और क्या क्या ज्यादा हो गया फाइंडिंग्स में, और क्या चीजें कम हो चुकी हैं। क्योंकि टाइफाइड फीवर जैसे मैंने आपको बताया सल्मोनेला बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण से स्प्रेड हो रहा है, तो बहुत सारे वेरिएशन पेशेंट के ब्लड में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है। नेक्स्ट आता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर। आपको विडाल टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि आपको कितना इन्फेक्शन है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए टेस्ट तो वो है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट आता है एलिसा टेस्ट। एंजाइम टेस्ट भी हम करते हैं जब कोई केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी समय से अगर उसका फीवर खत्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्टूल यूरिन कल्चर टेस्ट, और लास्ट में डॉक्टर आपको बोलता है कि अपने स्टूल माने पॉटी, उसकी भी आपको चेकअप कराना है। साथ ही साथ यूरिन तो आप जानते हैं कंटेनर आपको दे दिया जाता है, चाहिए बाथरूम में यूरिन इसमें भर के लाके दीजिएगा। वैसे ही आपको स्टूल के लिए भी मिल जाएगा कंटेनर की, चाहिए इसमें पॉटी निकाल के रख के हमें दीजिए, ताकि हम टेस्ट कर सके कि आपको टाइफाइड फीवर है कि नहीं। तो ये कंडीशन आने से अच्छा है कि आपको प्रिकॉशनरी चीजों को करना है। प्रिकॉशन प्रिवेंशन मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लिकेशन के बाद कि कैसे आप अपने टाइफाइड फीवर से
बच सकते हैं, अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को और अपने कलीग्स को भी बता सकते हैं और बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइफाइड फीवर का कि मैनेजमेंट आपका करना, अगर डॉक्टर है तो ही आपको उसके अनुसार काम करना है। अगर नॉलेज की बात की जाए, हम नर्सिंग की बात करते हैं तो हम नर्सिंग में सारी चीजें पढ़ते हैं मैनेजमेंट का, कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, साथ ही साथ डाइटरी मैनेजमेंट क्या होता है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसमें हम 3 मैनेजमेंट को समझेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब वो सारी मेडिसिन जो पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें उसको देनी है। तो अगर बात की जाए एंटीबायोटिक हम तब देते हैं जब पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। दूसरा बात आती है एंटीपायरेटिक ड्रग्स। आप सब जानते हैं, नर्सिंग वाले हैं आप, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे 4th ईयर हो, आप सब जान रहे होंगे कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होती है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो आपके फीवर को मेंटेन करती है, जो आपके बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है। जब एलिवेट हो जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, उस समय हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा TCM, हर मेडिकल स्टोर में, इवन आपसे जनरल स्टोर में भी देखने को मिल जाता है कि भैया बुखार की दवाई दे दीजिए। तो बुखार की दवाई वो क्या निकाल के देता है, नीला सा पत्ता 650 mg का या 500 mg का, जिसको बोला जाता है पैरासिटामोल। नेक्स्ट आता है एनाल्जेसिक। एक ड्रग क्लासिफिकेशन है जो दिया जाता है जब किसी पेशेंट को पेन होता है। तो मैंने आपको सिम्टम्स से बताया था, हेडेक के साथ ही साथ आपको बॉडी पेन, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन भी देखने को मिलेंगे टाइफाइड फीवर में। तो हमें मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल से क्या करना है, एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक ड्रग्स देने हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स देने हैं। और अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल हो रहा है, उस समय हमको क्या करना है, आईवी थेरेपीज हमें देना है। इंट्रावेनस जो आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं, जैसे NS हो गया, जैसे DNS हो गया, जैसे RL हो गया। लेकिन ये सब आपको मुझे लगाना नहीं जब तक डॉक्टर हमें ना बोले। नर्सिंग प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा है जो एक दूसरे के कमांड को फॉलो करता है। एक चेन होती है जिसको हमें फॉलो करना है। नॉलेज तो आपको होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जब पेशेंट की बात आती है तो हमको हमेशा डॉक्टर के ऑर्डर को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइटरी मैनेजमेंट क्या बताता है कि तुमने मेडिकल मैनेजमेंट तो कर दिया, तुमने उसको एंटीबायोटिक भी दे दी, एंटीबायोटिक भी दे दिया, एनाल्जेसिक भी दे दिया, उसकी बॉडी में फ्लूइड भी लगा दिया। उसके बाद भी अगर पेशेंट कमजोर है, वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि हम उसकी डाइट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम उसको बता तो रहे हैं लेकिन हम उसे डाइट नहीं दे रहे हैं। तो पेशेंट को ऑलवेज, पेशेंट प्लस उसके रिलेटिव्स को हमें ये बताना है कि आपको क्या क्या डाइट देना है। इस टाइफाइड फीवर में हमको ज्यादा मसालेदार खाना नहीं देना है, ज्यादा तेल वाला खाना नहीं देना है। सेमी सॉलिड फूड देंगे तो ज्यादा अच्छा है। खिचड़ी हो गया, फ्रूट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, भाजी हो गई, ये सब आज के सीजन में हमें देखने को मिलेगा। जितना हम अच्छा खाएंगे, अच्छे से धो लें, उसको अच्छे से पका लें और उसके बाद अच्छी जगह बैठ के, साफ सुथरी जगह में बैठ के खाएं, ना कि पकाया तो अच्छे से लेकिन गंदगी में जाके बैठ के खा रहे हो तो क्या होगा, कंटामिनेटेड फूड होगा। फूड कैसे होगा, मक्खी उसी जगह में गंदगी में बैठी और उठ के आपके खाने में आके बैठ गई, तो सब काम बराबर जीरो फिर से हो गया। फिर से आपका इन्फेक्शन आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो मक्खी कैरी करके लाई हो कौन सा बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको बताया सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, ये फ्लाइज के द्वारा भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब अब नर्स का क्या काम है, पेशेंट को ट्रीट करना। इनसेक्ट फीवर अगर उसको है, टाइफाइड फीवर है, तो टाइम टू टाइम आवरली, जैसे आप सब हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो 8 आवरली पेशेंट का टेम्परेचर लिया जाता है। अगर कोई पेशेंट का हिस्ट्री टाइफाइड है या मलेरिया या डेंगू है तो आवरली भी हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। साथ ही साथ हमको पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग देना है, पेशेंट से बात करना है और पेशेंट जैसा भी आपको बताएगा सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग आपको वहां मैनेज करना है। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है ड्यूरिंग आपके केयर में। अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है तो खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेना है, डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। अगर मेन डॉक्टर नहीं है तो जूनियर डॉक्टर्स होंगे, उनको जाके आपको इन्फॉर्म करना है। अगर फिर भी डॉक्टर नहीं मिलता है तो आप किसको इन्फॉर्म कर सकते हो, आपके नर्सिंग इंचार्ज को इन्फॉर्म कर सकते हो, फिर आप इजीली अपना नर्सिंग मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने टाइफाइड फीवर में ध्यान नहीं दिया,
सिम्टम में ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंसी करी और काफी दिनों तक आपको ये फीवर बना हुआ है, अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो 5 डेज से लेकर के 15 डेज तक के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आज आपने कुछ खाया है बाहर का, तो आज नहीं दिखेगा, कल नहीं दिखेगा, परसों नहीं दिखेगा, तो हो सकता है चौथे दिन, 5वें दिन जब आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने 4 दिन पहले क्या खाया था, उस वक्त से भी ये टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स चालू हो सकते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी मैंने आपको बता दिया, 5 डेज से 15 डेज तक ये अपने सिम्टम्स को लेके आता है, ये बैक्टीरिया इफेक्ट करना चालू कर सकता है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। हमारी जो इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, उसमें परफोरेशन होने लगेगा, श्रम पैदा होने लगेगी। एनीमिया, जब आप कुछ खाओगे नहीं टाइफाइड फीवर के कारण से, हमें भूख भी नहीं लगती, जब आप खाओगे नहीं तो आपको खून की कमी भी होगी। शॉक, अगर जब डायरिया होगा तो डायरिया कंडीशन में हम पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। अब वो कौन सा शॉक होता है डायरिया होने से या एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड निकल जाने से, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो कौन से टाइप का शॉक है। नेक्स्ट आता है हेमरेज। हेमरेज कहाँ होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया में होगा, हमारे इंटेस्टाइन में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है हेमरेज। ये है हमारे कॉम्प्लिकेशन। अब लास्ट बात की जाए प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में 3 चीज मैंने आपको कॉज बताई थी। पहला कंटेमिनेटेड फूड, दूसरा बताया था आपको मैंने कंटेमिनेटेड वाटर, और तीसरा बताया था कारण पुअर सैनिटेशन का। तो इन तीनों चीज को अगर आपने रोक रखा है, सही से मैनेज करके रखा है, आप बाहर का फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, आप कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पी रहे हो, आप अपने आजू बाजू को साफ रखे हो, क्लीन रखे हो, तो आपको इस इन्फेक्शन या ये फीवर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डेली हम एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी ध्यान में रख रहे हैं, और बीएससी के 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, जितना हम कर सक रहे हैं हम वहां पर जा रहे हैं। बाकी जो टॉपिक्स आपको और पढ़ने हैं या जानने हैं या इसकी वीडियो हम बनाएं, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर हम जरूर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच।